बीजेपी के आंतरिक सर्वे में पार्टी के लिए बेचैनी बढ़ा दी है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में जीती हुई सीटें भी रेड जोन में दिखाई गई हैं। 2024 चुनाव के लिए नए सिरे से बीजेपी रणनीति बना रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद, बदायूं, इटावा की जीती सीटें रेड जोन में हैं। उपचुनाव में रामपुर, आजमगढ़ सीट रेड जोन में है जिन्हें जीता गया था और 2014 की लोकसभा सीटें फिर जीतना चाहती है बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है जहां पर एक बार फिर जो मंथन है वो शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे ने पार्टी की चिंताएं और बढ़ा दी है, बेचैनी और बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में जो जीती हुई सीटें हैं वो भी रेड जोन में दिखाई गई हैं। 2024 चुनाव के लिए नए सिरे से बीजेपी रणनीति बना रही है। आपको बता दें, फिरोजाबाद, बदायूं, इटावा की जीती हुई सीटें भी रेड जोन में हैं। उपचुनाव में जो रामपुर और आजमगढ़ सीटें जीती गई थी वो भी रेड जोन में है। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 2014 में जितनी भी लोकसभा सीटें जीती थी वो फिर एक बार 2024 में जीती जाएं। और एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पर रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा सीटों के प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर बैठक में मंथन किया जा रहा है। सीतापुर के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी पहुंचे हुए हैं इस बैठक में। 9 से 10 जून की बैठकों का तैयार हो रहा है खाका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से रणनीति बना रही है 2024 के लिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है, क्योंकि आज बैठक हो रही है पार्टी कार्यालय में। ये बड़ी बैठक है जिसमें अखिलेश यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 पर रणनीति बनाई जा रही है और ये जो कहा जा रहा है कि सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, उस पर बैठक में मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, लोकसभा सीटों के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं सीतापुर के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी इस बैठक में पहुंचे हैं। 9 से 10 जून को जो बैठकें होने जा रही हैं उसकी रूपरेखा तैयार इस बैठक में की जा रही है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जो है अश्विनी शाही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे हुआ है उसकी वजह से आप लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कई सीटें जो आपने जीती थी वो रेड जोन में दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं हमेशा रहती हैं। अपने चुनाव को लेकर हम हमेशा जो है सजग रहते हैं और तभी सफल होते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरह हमारी विचारधारा और हमारी लड़ाई नहीं होती है। हम लोग जो है अपने क्षेत्र के लिए लोक कल्याण की नीतियों को लाते हुए काम करते हैं। वो हमने आंतरिक सर्वे में रेड जोन में इसलिए रखा है कि अगर हम वहां पर कमजोर हैं तो हम उसको, क्योंकि 15 सीट ही हम लोग पिछली बार हारे थे और आज 66 पे है, 14 मान लीजिए अब है, उसकी बात वोट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने जो तैयारी की, जो सीट हम हारे हैं और उसके बाद उपचुनाव में जो जीते हैं, जैसे आजमगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, तो वहां पर हमारा खास ध्यान होता है कि हम जो है कोई गलती न करें, क्योंकि इस बार 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य हमारे नेताओं ने रखा है। हम लोगों को उसका कार्यक्रम दिया गया है, तो इसलिए हमारी चिंता बढ़नी है। जिसके पास 3 सीट होगी, जिसके पास कुछ नहीं होगा, वो ज्यादा चिंतित होगा कि हम कैसे उसको 30 करें, उसको 50 करें, जो होने वाला नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में
लोक कल्याण की नीतियों को लेकर, सबका साथ सबका विकास को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ी है, उसी प्रकार आगे भी माननीय मोदी जी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। जी अश्विनी जी, यानी कि ये समझा जा सकता है कि आप लोगों ने अपनी तैयारियों के लिए, अपनी आगे की रणनीतियों के लिए इन क्षेत्रों को रेड जोन में डाला है ताकि आप और मेहनत यहाँ पे कर सकते हैं। नए सिरे से आप लोग रणनीति बना रहे हैं। क्या इस बार के चुनाव के लिए रणनीति में खास देखने को मिल सकता है? किन एरियाज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो रेड जोन की जो बात आप कर रही हैं, कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया गया है कि अगर किसी भी बूथ पर, किसी भी जगह पर कोई एरिया में कमजोरी मिल रही है तो उसको मजबूत किया जाए। जैसे पिछला चुनाव हमारा हुआ था, हम पश्चिम की कुछ सीटें हारे थे, हम लोग जौनपुर की हारे, हम लोग आजमगढ़ पिछली बार हार गए थे लेकिन फिर जीत गए उपचुनाव में। तो इन सब सीटों पर हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को और सजग करेंगे, जो वोटर्स तक जाकर अपनी भारत सरकार की जो लोक कल्याण की नीतियां हैं वो नीतियां वहां तक पहुंचाएं और एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद आगे जो है हम फिर से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 80 से 80 सीट जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, तो उस लक्ष्य को करने के लिए हमें ज्यादा सजग रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को ज्यादा जागृत करना पड़ेगा। बिल्कुल अश्विनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ अशोक यादव जी भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी 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 अशोक जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां पर रेड जोन में उन्होंने कई जगहों को मार्क किया है और उनका ये कहना है कि हम वहां कमजोर नहीं पड़ना चाहते, इसलिए ज्यादा ताकत के साथ मेहनत करेंगे। समाजवादी पार्टी की भी बैठक हो रही है महत्वपूर्ण, सपा अध्यक्ष की अध्यक्षता में। किस तरीके से आप 2024 के चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, 2024 का चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। जो जनरल पब्लिक में एक परसेप्शन बन गया कि 2024 का चुनाव अगर मोदी जी जीत जाते हैं तो इस देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तानाशाही व्यवस्था इस देश में लागू हो जाएगी। तो इसलिए पूरा विपक्ष के साथ साथ जो जनता है, जनता भी चुनाव को लड़ रही है। जनता भी चाहती है कि एक ऐसा तानाशाह व्यक्ति न दोबारा चुन के प्रधानमंत्री बन जाए ताकि उसको फिर से महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह की चीजें झेलना पड़े। तो इसलिए जनता भी कमर कस के तैयार है। रह गई बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी पूरी जितने भी उसका कैडर लेवल की तैयारी है, चाहे बूथ मैनेजमेंट से लेकर के ऊपर स्तर तक, लोकसभा के स्तर तक, हर तरह से प्रशिक्षण से लेकर के और सारी समीक्षा हो रही है। वोटर लिस्ट की समीक्षा हो रही है, बूथों की समीक्षा हो रही है। सारे हमारे जितने भी कील और कांटे हैं सब हम लोग उसको टाइट कर रहे हैं। और रही बात 2019 में जो चुनाव हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चुनाव नहीं था, ये चुनाव सेंटिमेंट्स थे। जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई और मोदी सरकार अपनी असफलता के लिए इसको देश से माफी मांगना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने उस असफलता को ही अपनी सफलता की कुंजी बना करके शहीदों के शवों को अपने चुनाव में रैलियों में लगा के फोटो मांगने का काम किया। तो ये सेंटिमेंट्स पे ऊपर चुनाव हुआ था 2019 का चुनाव, जिसमें इनको सफलता मिली थी। लेकिन जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये इनके जो इनका जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव होने जा रहा है। ये लेकिन अशोक जी, यहाँ पर जो सबसे खास बात इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि अश्विनी जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि हमारे आंतरिक सर्वे में रेड जोन्स हमने मार्क किए हैं, जो हमने सीटें हारी हैं, जहां हम लग रहा है हम कमजोर हैं, उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में बदलाव है भारतीय जनता पार्टी के। क्या सपा को जरूरत ये नहीं है कि वो भी अपने वीक पॉइंट्स को और मजबूत करे? आप उठा तो रहे हैं जनता के मुद्दे, लेकिन अपने एरियाज को भी स्ट्रांग करने की आप लोगों को जरूरत है। जो इनका इंटरनल सर्वे है, इंटरनल सर्वे में तो इनको लगभग 1.5 से 2 दर्जन सीटें इनके हाथ से जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो हकीकत है, मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है कि जो सीटें जितनी ये हारे थे 2019 में, 15 सीटें हारे थे, ये मैक्सिमम 15 सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार। ये पूरा ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं लोग, क्योंकि एक निगेटिव परसेप्शन बन जाएगा। बहुत स्थिति खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से जनता का मूड चेंज हो रहा है और जनता देखिए काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ सकती, आप कितनी बार लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच, चाहे चुनाव हारे समाजवादी पार्टी चाहे जीते, वो कोई इस तरह का सेंटिमेंट्स जनता के बीच में कोई इस तरह का भावनात्मक बात करके या जनता को बरगलाने वाला मुद्दा लाके चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी। ये सिर्फ काम की बात करेगी। काम बोलता हमारा नारा है, यही हमारा नारा रहेगा। और जो हमारी मैनेजमेंट स्तर पे जो स्ट्रेटजी चल रही है, वो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। और समाजवादी पार्टी इस बार अभूतपूर्व
प्रदर्शन करने जा रही है। आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में 37% वोट से समाजवादी पार्टी को जनता ने दिया था उत्तर प्रदेश की। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत ऊंचा है। रह गई बात आजमगढ़ की, बात अभी ये कर रहे थे, आजमगढ़ में इनकी एक सीट अभी निकाय चुनाव को निकली, मात्र एक सीट, 16 सीटों में से एक सीट मात्र निकली भारतीय जनता पार्टी की। अश्विनी जी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अशोक यादव जी की बात आपने सुनी होगी, वही कह रहे हैं 2019 का जो चुनाव था वो सेंटिमेंट्स पे बेस्ड चुनाव था, इसीलिए आप लोग जीत गए। 2024 के जो रिजल्ट्स होंगे वो कुछ और ही होंगे, क्योंकि इस बार सपा पूरी तरीके से तैयार है। क्या कहेंगे सर इस पर? अब देखिए, अभी भाई अशोक जी कह रहे थे, इसकी चुनाव की बात कर रहे थे, अभी जो स्थानीय ये चुनाव हुए हैं नगर निगम के और पंचायतों के, जो अशोक जी से पूछिए और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए जी। अपनी सीटें ये बता नहीं पा रहे थे और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आदर्श ने कितनी जीती हैं, भाजपा ने कितनी जीती हैं, ये देख। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 198 सीट से ऊपर सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया है। इन लोगों ने आदर्श को अपने में मिलाकर के हाँ आदर्श ने कितनी जीती हैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी सोचे। बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी, जनता ने नकार दिया। 2 लड़कों की जोड़ी बनी, जनता ने नकार दिया। इस बार कोई जोड़ी नहीं बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीट अपने लोक कल्याण, मैंने बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूँ, लोक कल्याण की नीतियां, जो आयुष्मान कार्ड हमारा देखिए, सबका साथ सबका विकास का एक उदाहरण है, मकान उदाहरण है, शौचालय उदाहरण है। अभी इतनी चीजें हैं कि हम गिनाते रहेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। मगर माननीय मोदी जी जो देश नहीं विदेशों में जाकर किस तरीके से उनका डंका बज रहा है, उससे आज समाजवादी पार्टी नहीं पूरे देश के विपक्षी लोग घबराए हुए हैं। आज इस घबराहट का जो नतीजा देखने को मिल रहा है वो हर जगह, अभी आप देखिए, चुनाव आने दीजिए किस तरीके से इन लोगों को, लोकतंत्र है। अभी कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीत गई, वहां पर हम लोग पूछते रह गए कि भाई बता दीजिए लोकतंत्र की हत्या हुई या नहीं हुई। कोई प्रवक्ता अशोक भाई का मित्र, कोई अशोक भाई नहीं बताने को तैयार हुए कि लोकतंत्र की हत्या हुई या नहीं हुई। लेकिन देश से बाहर जाकर राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी कहीं भी जाते हैं, लोकतंत्र की हत्या, एक नया एक शब्द हो गया, लोकतंत्र की हत्या, संविधान से खिलवाड़। मैं तो पूछता हूँ, संविधान की जो किताब थी, उस किताब में जैसे पन्ना खोलता था आदमी, राम दरबार होता था। वो राम दरबार किसने हटवा दिया, कहाँ गया, कौन सी तुष्टीकरण थी? आप लोग अभी अपने अश्विनी जी को सुना, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर नगर निगम के चुनाव बोल रहे हैं, निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस इस बात पर रख लिया था कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं जनता के बीच में समर्थन मिलेगा और हम निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है जो बार बार आप लोगों को पीछे खींच लेता है? नहीं, देखिए, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का मानना था कि जो परफॉर्मेंस हमें मिला है, उस परफॉर्मेंस में आपने जो अभी कहे कि आदर्श की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल अपने आजमगढ़ का दे रहा हूं कि आजमगढ़ में 16 निकाय चुनाव, 16 सीटें हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत मिला करके। 16 में जो है समाजवादी पार्टी 10 जीती है। क्यों? क्योंकि 10 हम लोग सिंबल से लड़ाए थे, 10 प्रत्याशी हमारे थे, वो किसी परिस्थिति बस सिंबल नहीं लिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रदेश में एक अच्छी खासी तादाद इस तरह के प्रत्याशी जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे सिंबल पे नहीं लड़े हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा इसमें ठीक है ना। हमने जो बड़ा चुनाव था, जो नगर निगम का चुनाव था, उसमें समाजवादी पार्टी इसके पहले भी नहीं जीती थी और इस बार भी नहीं जीती। लेकिन जो नगर पंचायत की चुनाव है और नगर पालिकाओं के जो चुनाव, जो जिसमें थोड़ा रूरल एरियाज की जनता इन्वॉल्व होती है, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन के उभरी है यूपी के निकाय चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रह गई बात, इन्होंने कहा कि विदेशों में डंका बज रहा है। मैं ये बताइए कि विदेशों में डंका कैसे बजता है? अगर विदेशों में ये छपी जा रही देश की कि देश में 80 से 82 करोड़ जनता ऐसी है जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, वो सरकार के राशन पे डिपेंड हो गई है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया हमें लगता है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी नीचे है। तो इस तरह की जब रिपोर्ट जाती है विदेशों में तो किस तरह की छवि बनती होगी? मुझे तो लगता है कि इनको कैसा, मतलब किस चश्मे से देखते हैं ये हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता, कि इस तरह की चीजें जब विदेश में जाती हैं तो देश की छवि खराब होती है, देश की छवि को डेंट लगता है। जिस तरह से प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में 180 नंबर पे में 161वां
नंबर भारत का है। तो ये सब सारी चीजें जब जाती हैं विदेश में तो इससे देश की छवि खराब होती है। आप नए नए कपड़े आप हर ओकेजन पे सदरी बदल लें, आप 8,000 करोड़ के जहाज से चले, इससे देश की छवि नहीं बनती है। देश की छवि बनती है उसके पर कैपिटा इनकम से। अब देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो मुझे लगता है कि बहुत लोएस्ट लेवल पे है। इतना लोएस्ट लेवल पे पर कैपिटा इनकम नहीं थी कभी देश की। ये अभी लेकिन अश्विनी जी, अशोक जी, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले चुनाव भी देखे, जब भी यहाँ पर कोई सभा होती है, संबोधन दिया जाता है बड़े बड़े नेताओं द्वारा, तो हमेशा छीटाकशी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आती है। पुरानी सरकारों ने क्या नहीं किया, हमने क्या किया, इस तरीके के डिफरेंसेस दिखाए जाते हैं। लेकिन कर्नाटका का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहां पर हर बात कह दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने जो देखा वो काम या डेवलपमेंट में की हुई बातें देखी। तो क्या इस ट्रेंड को फॉलो सभी पार्टियों को नहीं करना चाहिए आगामी चुनाव के लिए? शायद ये आप लोगों के लिए मददगार हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट निर्देश सबको रहता है, पूरा पार्टी के जितने भी नेता हैं छोटे बड़े, कि कभी भी अपनी भाषा का मर्यादा नहीं लांघना है, कभी भी किसी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी है कि जिससे एक इंसानियत। ठीक है अशोक जी, अश्विनी जी से भी जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी। जी देखिए, अभी भाई अशोक जी की बात जो है कि हमारे सिंबल पर नहीं लड़े, उस पर मुझे एक गालिब का शेर याद आ गया कि जन्नत की हकीकत मुझे मालूम है, दिल बहलाने का जो है ये भी ख्याल अच्छा है। तो ये दिल बहला रहे हैं, कोई मैं पूरी तरीके से नहीं कह पाया तो अच्छी बात है, सबको अपने में मिला लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में को अभी इन्होंने ये कह गए कि श्रीलंका से और पाकिस्तान से हम हंगर इंडेक्स में बहुत पीछे हैं। ये लोग ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से आज हिंदुस्तान जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था और हंगर इंडेक्स में ये हमको पीछे बता रहे हैं। भूख से एक भी मौत एक साल में हमको ये दिखा दे तो मैं बता दूं, इनको जवाब दे दूं। कहने के लिए तो मैं कह दूंगा लोग मरे थे, लेकिन हंगर इंडेक्स में हमको श्रीलंका से और इससे कह के कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान हमारा पाकिस्तान से और श्रीलंका से पीछे है, जहां पर आज खाने को नहीं, गौरव की बात नहीं है सर, ये कमियां है हमारे देश की। बेशक कितना भी डेवलपमेंट हुआ हो, इन लोगों को ये छोटी छोटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट रही है। नहीं, रिपोर्ट किसने बनाया है? रिपोर्ट जिस देश ने बनाया है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, इतना बड़ा देश है कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करता हूँ, उतना हम साल भर में शादियों में खाने के लिए छोड़ देते हैं। जितना उनके में राशन लगता है उतना शादी में खाना बच जाता है। इतने बड़े देश ने बनाया था उस रिपोर्ट को, उसको कोई मानते हैं, उसको ये नहीं मानते। अभी कल की रिपोर्ट देखिए, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के अखबार क्या लिख रहे हैं उसको पर भी देखिए। कल रिजर्व बैंक का एक वो आया है, 7.2% की दर से भारत आगे बढ़ रहा है, चाइना 1.4 की दर से आगे बढ़ रहा है। इसको भी तो देखिए, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अश्विनी जी, जो आप बोल रहे हैं उस बात से इत्तेफाक है। आप कहते हैं डेवलपमेंट हुआ है, वो हमारे देश के लिए गर्व की बात है, वो हम सबके लिए अच्छी बात है। देश ग्रो करेगा अगर हमारी सरकार तरक्की कर रही है, लेकिन जो छोटी छोटी कमियां हैं हम उसे नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं हमारे देश में, क्योंकि अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो बेहतर काम कैसे होंगे सर? माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से उन्हीं कमियों को दूर करने पर लगे हैं। बेकार पड़े हुए निष्प्रयोजित कानून को हटाने का मामला हो, ये नोटबंदी हो, या जिस तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हुई हो। ये बताइए, मैं उदाहरण देता हूँ, यूपीए की गवर्नमेंट थी, सेना को जूता जयपुर की कंपनी बनाती थी, लेकिन सेना को जयपुर की कंपनी सप्लाई नहीं करती थी, वो इजराइल भेजा जाता था, इजराइल से 22,000 रुपए का जूता आता था खरीद कर। ये यूपीए गवर्नमेंट की उपलब्धि थी। और माननीय इस समय पारिकर साहब नहीं है, उन्होंने उस जूते को 2,000 रुपए में मुहैया कराकर वहीं जयपुर की कंपनी से। ठीक है सर, हम उम्मीद यही करते हैं कि आगामी 2024 के लिए आप दोनों ही पार्टियां जो हैं अपनी कमर कस लें, और जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से किस तरह से आप लोग अपनी रणनीति बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।